जब रे हमने लेटर लिखा तो ये क्योंकि एक टेक्निकल और बहुत ही समझ लें आईटी में जाकर रे कुछ टुटेलिटीज़ हैं या कुछ इसकी कमांड्स हैं, तो ये सब आईटी एक्सपर्ट ही समझते हैं। तो मुझे लोगों ने या दोस्तों ने या मेरे वकला ने इसको अप्रिशिएट करते हुए पूरे पाकिस्तान से मुबारकबाद भी दी और रिक्वेस्ट की गई जी कि इस पर आप एक डेमो दें। तो वो डेमो मैं दे रहा हूँ ताकि हमारे जो दोस्त हैं जो कि आईटी को नहीं समझते वो इसको लोकल तरीके से एक आसान अल्फाज में कि हम लैंडलाइन कैसे हम बोलते हैं पीटीसीएल को, तो इसी तरह एक लैंडलाइन नंबर हमें कंप्यूटर का मिल जाएगा, इंटरनेट का मिल जाएगा, जिसके ज़रिए हम आईआरएस का चेक होगा कि जी इसी लैंड नंबर से, चाहे वो 1 है, 2 है, 5 है। जब मैं सेल टैक्स की रिटर्न जमा कराऊँ तो मेरी रिटर्न मेरे अपने लैंडलाइन नंबर से रिक्वेस्ट जब जाएगी तो रिटर्न जमा हो, या नेक्सस सी में जमा कराऊँ तो उस वक्त हो जब मेरे अपने आईपी एड्रेस से वो रिक्वेस्ट जाए। तो उम्मीद है कि इससे ये मसला हल हो जाएगा और जो हुआ कराई हमारा बिजनेसमैन इस वक्त SRO 350 की वजह से फील कर रहा है, वो उसका भी ये मसला परमानेंट हल हो जाएगा। तो FIR करें, जब आपको कंफर्म हो गया है जी कि वो फ्रॉड कर रहा है तो उस पर FIR करें, उसको गिरफ्तार होना चाहिए जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। और सेक्शन 25 और 11 का तो फौरी तौर पर नोटिस निकल जाना चाहिए। लेकिन जितने केसेस आपने आज से 4-5 महीने, नवंबर के महीने से ये काम शुरू हुआ, जितने केसेस आपने बंद किए हैं, अब उनको इतनी जल्दी में आप लोगों ने बंद किया है और उसमें वायलेशन ऑफ लॉज किए हैं, उसका फ़ायदा रे क्रिमिनल लोग ले रहे हैं। रूल आपके कहते हैं जी कि आपने सस्पेंड करने के फ़ौरन बाद सेक्शन 11 का नोटिस भी देना है। ये रूल 12B के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपने सेक्शन 11 की कार्रवाई फौरी करनी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी कि पूरे पाकिस्तान में सस्पेंड और ब्लैक लिस्ट तो कर दिया जाता है, अदालती हुक्म के बाद उसको रिस्टोर भी कर दिया जाता है, लेकिन सेक्शन 11 की या सेक्शन 25 की कार्रवाई बहुत कम केसों में देखने को मिली है। आप इस तरह कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में डेटरेंस कैसे होगी? जो फ्रॉड कर रहा है वो तो फिर फ्रॉड करता रहेगा। तो इस डेटरेंस को बढ़ाने के लिए, आपने डिट कायम करने के लिए FBR को फौरी तौर पर इन लोगों को पकड़ना है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान गाज़ी, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन। कुछ दिन पहले हमने SRO 350 के अल्टरनेटिव चेयरमैन FBR को एक मरासला जारी किया था और जिसमें कुछ गुजारशात हमने पेश की थी कि किस तरह आप SRO 350 में एक बहुत सख्त कदम जो आपने लिया है बैलेंस शीट का, कैपिटल का, और उसके बाद आप उसको 5 टाइम्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। बेशक वो लिएबिलिटीज़ के साथ ही क्यों ना हो, उसमें बाद में ऐड हो गई हैं, लेकिन हाथ से पा रही है लोगों को। इवन के जिनकी रिटर्नें जमा नहीं हुई 30 अप्रैल तक, तो किसी की भी रिटर्न एक सप्लाई चेन चली और मल्टीप्लाई होकर अब तक 70-80% लोग होंगे जिनकी रिटर्नें अभी तक पेंडिंग पर ही हैं, जिनका इनपुट डिसअलाउ हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं। इसको हल करने के लिए हमने एक अल्टरनेटिव दिया था कि अगर आपने फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को रोकना है तो उसके लिए आप आईटी के जदीद टूल इस्तेमाल करें। फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस पे हम बहुत पहले एक प्रोग्राम कर चुके हैं और जिसमें हमने यही डिस्कस किया था कि फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइस है क्या चीज़। बेसिकली फ्लाइंग इनवॉइस और फेक इनवॉइस में थोड़ा सा फ़र्क है। फ्लाइंग इनवॉइस वो है जिसके पीछे इनपुट गवर्नमेंट के पास जमा हुआ है, लेकिन लॉस ऑफ रेवेन्यू रे हो रहा है जी के एक तो आपको 4% फर्दर टैक्स पे करना था, वो आप पे नहीं कर रहे, और दूसरे नंबर पे आपने 18% जिस बंदे ने इनपुट के ऊपर ख़रीदना था या इन्वाइसेस लेके गवर्नमेंट को जमा कराना था तो वो नहीं जमा हो रहा। मींस कि 18% का लॉस हो रहा है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन मौजूद है, एक लिमिट है। फ्लाइंग के पीछे एक लिमिट है। लिमिट ऐसे ही है कि किसी ने अगर कारोबार किया है तो उसके पास वो इनपुट अवेलेबल होगा जिसको वो किसी ज़रूरतमंद को आउटपुट दे देगा। और लिमिट ये है इसकी ऐसे है कि इस जितना इनपुट उसने जमा कराया है ख़जाने में, तो गवर्नमेंट के नेशनल एक्सचेकर में जमा हुआ है, उसी को ही उसने आगे पास ऑन करना है किसी परचेज़र को। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे तो करोड़ों रुपए को इनपुट को इसको मल्टीप्लाई करे और करोड़ों इसको अरब रुपए बना ले। जितना उसने टैक्स उसके पास अवेलेबल होगा उतना ही वो पास ऑन करेगा। लेकिन फेक इनवॉइस के चक्कर में क्या है कि कुछ फ्रॉड करने वाले लोग 2 नंबर तरीके से सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चाहे वो कोई मुलाजम है
चाहे वो कोई देहाती आदमी है, चाहे किसी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इनाम निकलने का लालच दिया और घरों में जाके उनको 10,000 रुपये देकर अंगूठा लगवा के सेल टैक्स नंबर ले लिया, नादरे की वेरिफिकेशन हो गई और उसके बाद उनका लॉगिन बनाकर आईआरएस के अंदर एक ऐसा खेल खेला कि सेल्स दिखाई ए ने, और ए ने बी को और सी को सप्लाई कर दी, बी ने सी डी ई को सप्लाई कर दी और सी ने ई एफ जी को सप्लाई कर दी। ए ने अपना एनेक्सर सी सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद इन्होंने अपना एनेक्सर ए में इनको क्लेम किया, सी इधर सी आ गया एनेक्सर सी और इधर भी एनेक्सर सी आ गया और इन्होंने अपने ए में क्लेम कर लिया। यहाँ तक तो इन्होंने सप्लाई चैन एचएस कोड को ब्रेक नहीं होने दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब सी ने मार्केट में जब इन्वेस्टें दी, डी ने मार्केट में इन्वेस्टें दी और ई ने मार्केट में दी, तो एचएस कोड भी ब्रेक कर दिया और मुख्तलिफ लोग पूरे मार्केट में उन्होंने को फेक इन्वाइसिस को, जिसके पीछे के अभी सेल टैक्स जमा नहीं हुआ, सिर्फ एनेक्सर सी सबमिट हुआ है, इन्वेस्टें दी और इन्होंने अपने इनपुट में इसको इन्वेस्टों को क्लेम किया। और इन इन्वेस्टों को क्लेम करने के बाद अगले महीने क्या करता है ए कि इसका एक डेबिट नोट डाल देता है, क्योंकि अगले महीने जब एनेक्सर सी जमा है और रिटर्न जमा नहीं हुई तो बी और सी की अल्टीमेटली टैक्स लियाबिलिटी निकल आती है। लेकिन जैसे ही वो डेबिट नोट डालेगा तो बी और सी की लियाबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी और इन्वाइसेज और सी डी ई और ई एफ जी ने आगे फैला दी हैं मार्केट में। तो एफ बी आर का आईआरएस का सॉफ्टवेयर इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि वो रिवर्स बैक करके 5 से 7 8 10 हाथों पे पीछे उसके बैक पे जाए और उनको ट्रेस करे जी कि किसका एनएसएससी जमा नहीं हो, किस बंदे ने डेबिट नोट डाल के एक मुकम्मल अपने आप को कैमोफ्लेज कर लिया है और कैमोफ्लेज करने के बाद आगे अरबों रुपए का इनपुट आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर दिया है। तो इसके लिए उन्होंने इतनी भी सख्ती कर दी है कि अब डेबिट और क्रेडिट नोट भी कमिश्नर की अप्रूवल से होगा। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, 5 लाख है, आपकी लायबिलिटीज़ उसके हिसाब से जितनी भी हैं, अगर जेन्युइन बिजनेसमैन है आप, अगर 2 नंबर काम नहीं कर रहे तो उस सूरत में भी आप उसका 5 टाइम्स तक सेल दिखाएंगे और 5 टाइम्स के ऊपर जब जाएंगे तो फिर आपको कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब मुल्तान टैक्स बार ने जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स है उनकी परेशानियों को भांपा, एक सलूशन निकाला कि आईटी के जदीद टूल्स को आप इस्तेमाल करके किस तरह एफबीआर एसआरओ 350 के अल्टरनेटिव एक ऐसा काम करे और कि लोगों को परेशानी भी ना हो, कम से कम परेशान हार्डशिप में मैक्सिमम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, यूटिलाइज़ कर सकें और जेन्युइन टैक्स पेयर अपना काम आसानी से कर सके। आपने फ्रॉड रोगों को रोकने के लिए जेन्युइन टैक्स पेयर्स को हार्डशिप में डाला हुआ है और उसका हल रही है कि आप सिंपली फेक इन्वाइसिस को रोकने के लिए जदीद आईटी के टूल्स इस्तेमाल करें और हर शख्स इस वक्त जो भी रिटर्न जमा कराने का पाबंद है तो वो आईआरएस के थ्रू जमा करा रहा है। सेल टैक्स ऑनलाइन रिटर्न ऑनलाइन जाएगी, मैनुअल रिटर्न नहीं जा सकती। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, इसके लिए एक आपने जिस तरह एक पिटीशन नंबर होता है तो इसको हम लैंडलाइन बोलते हैं। तो इस लैंडलाइन नंबर को आपने पीटीसीएल के जैसे 061 है और 061 के आगे नंबर है, जब भी इधर से कॉल जाएगी तो वो ट्रेस हो जाएगी। इसको ट्रेस करने के लिए अब आपने इसी तरह कंप्यूटर, जब आप एक किसी नेटवर्क पे बैठे होते हैं और नेटवर्क क्योंकि कनेक्टेड होता है बाकी कंप्यूटर्स के साथ, जिससे आपके एफबीआर के सॉफ्टवेयर तक एसेस होती है और एसेस करके आप जब इसको कॉल मिलाते हैं इधर नेटवर्क अपने नेटवर्क से आईआरएस के नेटवर्क तक, तो उस कॉल को एक आईपी एड्रेस एलोकेट होता है जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ये बेसिकली डायनामिक आईपी एड्रेस होता है। जब भी आप अपना राउटर ऑन करते हैं, वाईफाई का ऑन करते हैं,
तो एक आपको आईपी एड्रेस 92.168.1.1 इस तरह का एलोकेट हो जाता है, और उस आईपी एड्रेस को आप जब अपनी कॉल मिलाएंगे आईआरएस के ऊपर, या अपनी रिक्वेस्ट, इसको हम लीगल टर्म में यही कहेंगे जी, आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे आईआरएस पे, तो आईआरएस पे रिक्वेस्ट जब जाएगी तो ये आपका आईपी एड्रेस इधर जा रहा होता है, और इस आईपी एड्रेस से ट्रेस हो जाता है कि किस शख्स ने आपको, एक शख्स कौन है, किस जगह से बैठ के, किस लैंडलाइन से बैठ के, किस मोबाइल नेटवर्क से बैठ के इसने आपको कॉल की है, या आपको एक पैकेट भेजा है जो कि आईआरएस से रिक्वेस्ट मांग रहा है जी कि आप मेरी रिटर्न जमा कराना चाहता हूँ, तो आप मेरी रिटर्न जमा कर लें। तो हमारा मकसद ये है कि जी कि इस आईपी जो डायनेमिक है, इसको आप स्टैटिक आईपी पे ले आएँ। स्टैटिक आईपी इस वक्त पीटीसीएल का नेटवर्क 600 रुपये के ऊपर दे रहा है, और ये आईपी जब भी आप कंप्यूटर चलाएंगे या अपना राउटर चलाएंगे, अपनी वाईफाई की डिवाइस ऑन करेंगे, तो आपको जो नंबर हमेशा के लिए एक एलोकेट हो जाएगा और कभी तब्दील नहीं होगा। मींस के एक आपको पक्का लैंडलाइन नंबर मिल जाएगा, जब भी आप कॉल मिलाएंगे तो ये कॉल आईआरएस में इस नंबर से जाएगी। और आपने क्या करना है कि एक 181 सेक्शन 14 के जो आपका रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है, इस रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में आप अपने स्टैटिक आईपी एड्रेस 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ऐड कर दें। ये सेम उसी तरह है जैसे आप अगर बैंक वर्चुअल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप किस नंबर से कॉल कर रहे हैं। आप अपना नंबर बताते हैं, अगर तो वो नंबर आपका रजिस्टर्ड है, अगर आपने ईमेल की है, ईमेल आपका अगर रजिस्टर्ड है आपके बैंक के साथ, तो आपकी कॉल को एंटरटेन किया जाएगा, नहीं तो आपको ड्रॉप कर दी जाएगी कॉल के। आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से जो आपका हमारे पास सेव है उससे आप हमें कॉल मिलाएं। और अगर आपका वो नंबर मसलन मिसप्लेस हो गया, तो आप बैंक में एक एप्लीकेशन देकर उसको ऐड भी करा सकते हैं, नया नंबर रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आईपी एड्रेस स्टैटिक रिक्वायरमेंट है सेल टैक्स रजिस्टर पर्सन की कि वो अपने आईपी एड्रेसेस को एफबीआर के रिकॉर्ड में सेव करा दे। ये 3 है, 4 है, 5 है, मेरे ख्याल में एक भी काफ़ी है। और जब भी रिटर्न सबमिट हो, एनेक्सेस ही सबमिट हो, तो वो सबसे पहले आईआरएस में मौजूद आईपी एड्रेस जो इसके पास लैंडलाइन नंबर एक तरह के सेव हैं, उनसे मैच करे कि जहाँ से रिक्वेस्ट मुझे आ रही है क्या ये नंबर इसमें सेव है। अगर तो सेव है तो फिर तो वो एनेक्सेस ही रिटर्न जमा हो जाए, अदरवाइज़ एनेक्सेस ही और रिटर्न जमा कराने पर वो एरर दे दे कि आप अपने रजिस्टर्ड आईपी एड्रेस से ही हमें ये रिक्वेस्ट भेजें। दूसरी हमने जो उसमें गुजारिश की है, वो गुजारिश ये की है कि आप अच्छे वकीलों को, अच्छे आपके टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उनको आप अपने पास रजिस्टर करें और उनको पाबंद करें जी कि उनकी एक SOPs बनाएं, और इंटरमीडिएट्स का एक कंसेप्ट जो ऑलरेडी है उसको सेल टैक्स के अंदर थोड़ा सा SOPs के अंदर ढाल दें। और ढालने के बाद क्या होगा कि जो भी आपके साथ इंटरमीडिएट के तौर पर अच्छा एक वकील एक फर्म अटैच होगी, रजिस्टर होगी एफबीआर के साथ, एफबीआर जिसको ऑथराइज़ करेगा, तो वो शख्स इनपुट और आउटपुट की इनवाइसों का ज़िम्मेदार होगा। वो मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करे, और रिकॉर्ड चेक करने के बाद उसको आसानी हो कि वो अपनी रिटर्न को अपने स्टैटिक आईपी एड्रेस के साथ, चाहे 2 रिटर्न हैं या 10 हैं, 50 क्लाइंट हैं, 100 क्लाइंट है, चाहे 1000 क्लाइंट हैं, वो एक ही आईपी एड्रेस से इसको सबमिट कर सके। तो सेल टैक्स के इंटरमीडिएट्स को लॉन्च करने की या इसकी रिकगनाइज़ करने की बड़ी ज़रूरत है, ताकि आपको ज़िम्मेदार ऐसे अफराद आपके साथ अटैच हों जो कि नेशनल एसेक्योर की हिफाजत कर सकें और कौमी ख़जाने का जो नुकसान पहुँचा है अब तक ट्रिलियंस में, वो आइंदा के लिए ना पहुँचे। और तीसरी
हमने जो गुजारिश की है वो गुजारिश की है कि वीपीएन के ज़रिए लोग रिटर्नें जमा करा रहे हैं। इनकम टैक्स में तो पॉसिबल है कि आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर के मुल्क से इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराते हैं, और लेकिन सेल टैक्स में तो ज़रूरी है कि रूल 5 के तहत कि उसका कारोबार पाकिस्तान में होगा, बिज़नेस परमिसेस पाकिस्तान में होगा, जिस जगह पे उसका परमिसेस है उसका आरटीओ की जुरिडिक्शन भी वहीं होगी, उसके उसी आरटीओ में जुरिडिक्शन होगी। टेरिटोरियल होना, इसका मौके पे मौजूद होना रूल 12 के तहत भी बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान में अगर वो कारोबारी शख्स पाकिस्तान में ही नहीं है तो पाकिस्तान से बाहर है, तो उसको फिर डी रजिस्टर करा लेना चाहिए अपना सेल टैक्स नंबर, उसको अप्लाई करे और अपना ऑडिट करवाए और सेक्शन 28 के अंदर अपनी फाइनल लायबिलिटी पे करे और अपने आप को डी रजिस्टर कराए। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रह के कारोबार कर रहा है तो फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऐसे ही एक टेम्परेरी आईपी एड्रेस होता है जो कि आपका एक आइडेंटिफिकेशन होती है जिससे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं एफबीआर के सिस्टम को। और एफबीआर के सिस्टम पहले तो आपका ये एक शख्स बैठा है जो कि फ्रॉड कर रहा है, वो अपने आप को कैमोफ्लेज करने के लिए वीपीएन का एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का सॉफ्टवेयर परचेज़ करेगा, और परचेज़ करने के बाद उसका जो अपना आईपी है वो पहले जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी अमेरिका में, अमेरिका से रिक्वेस्ट ये आई कंप्यूटर पर है, वो कंप्यूटर यहाँ भेज देगा आपकी रिक्वेस्ट को ऑस्ट्रेलिया में, वो रिक्वेस्ट आपकी भेज देगा यहाँ से नेपाल में, और नेपाल से मिसाल के तौर पर आ गई रिक्वेस्ट दुबई में। ये सब कंप्यूटर वहाँ मौजूद है, और दुबई से पता लगेगा जी कि पाकिस्तान में आयरस के पास पहुँची है, या किसी भी मुल्क से नाइजीरिया है, ग्रीनलैंड है, फ़िलिपाइन है, हांगकॉन्ग है, चाइना है, जापान है, अरे आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह इसको सेटअप को चलाना है। अब जब आयरस के पास आई पाकिस्तान के अंदर तो एफबीआई अथॉरिटीज़ को नहीं मालूम कि रिक्वेस्ट इस शख्स ने जो भेजी है वो इतने हाथ घूम के इनके पास पहुंची है। अगर वीपीएन आपने इस्तेमाल नहीं करना तो एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है टोर। यह टोर ब्राउज़र बेसिकली इस्तेमाल होता है आपकी डार्क वेब के लिए, जितने भी आपके क्राइम हो रहे हैं डार्क वेब के ऊपर ये टोर ब्राउज़र के ज़रिए हो रहे हैं। इसमें तो आपको 1 रुपया लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और गैंगस्टर जो है फ्रॉडस्टर्स हैं वो इस टोर ब्राउज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ओनियन की तरह काम करता है, कैसे प्याज के ऊपर परतें होती हैं इसी तरह इसके ऊपर भरी परतें होती हैं। रिक्वेस्ट पाकिस्तान से निकलेगी, आपने आयरस को लिए आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है, और ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाखों की तादाद में लोग इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को जी कि आप हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल करें और हमारे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट को आगे एक आइडेंटिटी छुपाने के लिए या शनाख्त छुपाने के लिए आगे भेज दें। तो होता क्या है कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट गई, आपका वीपीएन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ब्राउज़र से आपने आयरस पर IRIS का सॉफ्टवेयर खोलना है, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी कंप्यूटर 1 में जो कि किसी वॉलंटियर ने सर अपना, और इनको टोर वालों को फ्री ऑफ कास्ट जब भी ये ऑन होगा तो सर्विस दे रहा है। ये वॉलंटियर की सर्विस ये नेपाल बैठा है, इसी तरह नेपाल से जाएगी किसी दूसरे मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका जाएगी। और जैसे वीपीएन काम करता है इसी तरह फ्री ऑफ कास्ट आपकी रिक्वेस्ट पता नहीं 15 से 20 मुल्कों से, कुछ 100 मुल्कों से होकर आयरस तक आएगी, और इसको वापस ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। ये वॉलंटियर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मुल्कों में, वहाँ से उनकी लैंडलाइन से अगर आप कंफर्म करते भी जाएँ 1111 करके तो 70-80 जगहों से वापस जाएंगे, तो फिर जाके आप इस बंदे को पकड़ेंगे। और इतनी मुल्कों की गवर्नमेंट को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि 70 से 80 मुल्क आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे सिर्फ एक आयरस पर जिसने पाकिस्तान से बैठ कर रिक्वेस्ट भेजी है कि मेरा आइडेंटिटी, मेरा असल एड्रेस, मेरा मकाम शो ना हो जाए आयरस के अंदर। तो बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैमोफ्लेज कर देता है एक्चुअल आईपी को, और एक्चुअल कैमोफ्लेज करने के बाद ये सारे का सारा कंसेप्ट जो है
कि आपकी लोकेशन आपको ट्रेस करने का ये ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद आप उस शख्स को पकड़ ही नहीं सकते। और उसको पकड़ने का एक ही वाद हल है कि आप इसको स्टैटिक आईपी के लिए सख्ती करें कि हर शख्स अपना एक स्टैटिक आईपी ले। और पाकिस्तान से बाहर से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो सेल टैक्स का पोर्टल उसको इंटरटेन ही ना करे। सेल टैक्स पोर्टल वहीं पे उसको ब्लॉक कर दे। ये बड़ा आसान है। इससे पहले जब एफबीआर की वेबसाइट हैक हुई थी तो कुछ अरसे के लिए उन्होंने बाहर के जो पाकिस्तान से बाहर की रिक्वेस्ट के लिए आईआरएस के नाम से एक अलग से पोर्टल बना दिया था। तो ये बड़ा आसान है। आईपी एड्रेस की, हर मुल्क के अपने आईपी एड्रेस होते हैं, उसकी लिस्ट में पाकिस्तान की जो आईपी एड्रेस की लिस्ट है उसको आपने चेक लगा देना है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो वो उस आईपी जो पाकिस्तान लोकेटेड आईपीज़ हैं तो उसी में से आए, और इसके अंदर से ये आपका आईआरएस का सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करे। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो उम्मीद है कि अब कोई भी शख्स अनऑथराइज आईआरएस के अंदर सेल टैक्स की रिटर्न को या तो एनएसएससी जमा नहीं करा सकेगा, रा अपनी रिटर्न जमा नहीं करा सकेगा। मुझे जब रे हमने लेटर लिखा तो ये क्योंकि एक टेक्निकल और बहुत ही समझ लें आईटी में जाकर ये कुछ टूटिलिटीज़ हैं, कुछ इसकी कमांड्स हैं, तो ये सब आईटी एक्सपर्ट ही समझते हैं। तो मुझे लोगों ने, दोस्तों ने, मेरे वकला ने इसको अप्रिशिएट करते हुए पूरे पाकिस्तान से मुबारकबाद भी दी और रिक्वेस्ट की गई जी कि इस पर आप एक डेमो दें। तो वो डेमो मैं दे रहा हूँ ताकि हमारे जो दोस्त हैं जो कि आईटी को नहीं समझते वो इसको लोकल तरीके से एक आसान अल्फाज में, कि हम लैंडलाइन कैसे हम बोलते हैं पीटीसीएल को, तो इसी तरह एक लैंडलाइन नंबर हमें कंप्यूटर का मिल जाएगा, इंटरनेट का मिल जाएगा, जिसके ज़रिए हम आईआरएस का चेक होगा कि जी इसी लैंड नंबर से, चाहे वो 1 है, 2 है, 5 है। एनेक्स रिटर्न ओपन करने पर मैं नहीं कहता कि जी कोई पाबंदी होनी चाहिए। मेरे 10 एम्प्लॉइज़ हैं, मैंने 10 वकील रखे हुए हैं, वो किसी से मैं कोई काम कर रहा हूँ, सेल टैक्स का पोर्टल ओपन हो जाए पाकिस्तान के अंदर से, चाहे मेरे 10 एम्प्लॉइज़ हैं, 20 एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन जब मैं सेल टैक्स की रिटर्न जमा कराऊँ तो मेरी रिटर्न मेरे अपने लैंडलाइन नंबर से रिक्वेस्ट जब जाएगी तो रिटर्न जमा हो, या एनएसएससी में जमा कराऊँ तो उस वक्त हो जब मेरे अपने आईपी एड्रेस से वो रिक्वेस्ट जाए। तो उम्मीद है कि इससे ये मसला हल हो जाएगा, और जो हुआ कराई हमारा बिजनेसमैन इस वक्त SRO 350 की वजह से फील कर रहा है, वो उसका भी ये मसला परमानेंट हल हो जाएगा। और जो मेरे तक खबरें आई हैं कि इसको जो काम कर रहे हैं फ्लाइंग इनवाइसों का, फेक इनवाइसों का, उन हलकों की तरफ से हमारे लेटर को बड़ी तनकीद की नज़र से देखा जा रहा है कि ये हमारा काम, अगर एफबीआर ने इस पर काम कर लिया, और सिर्फ अगर एफबीआर कुछ भी ना करे, सिर्फ इतना कर ले कि आप पिछले 5 सालों में ये चेक लगा दे कि पाकिस्तान से बाहर से, आउट ऑफ द कंट्री, कितने लोगों ने सेल टैक्स के पोर्टल को एक्सेस किया है। अगर कभी वो किसी मुल्क से, कभी वो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट हो रहा है, कभी वो इंडिया से कनेक्ट हो रहा है, कभी वो अफ्रीका से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जी कि ये शख्स फ्रॉड कर रहा है। और ऐसे एक शख्स को तो सेक्शन 11 का सेक्शन 25 में फौरी तौर पर सिलेक्ट करके उसको ब्लॉक कर दें, या उसको सस्पेंड कर दें, उसको ब्लैक लिस्ट कर दें। वो फ्रॉड है, वो और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके साथ जो अब तक एक मुहिम चलाई गई है कि जो आदमी भी शख्स इनको एफबीआर को शक पड़ा है, एक सुबह उनको पड़ा है कि जी के रे फ्रॉड कर रहा है, वो लिस्टें आई हैं। आईपी एड्रेसेस पे भी मुझे मालूम हुआ है कि काम हो रहा है। हैदराबाद से भी कुछ दिन पहले टीम आई है मुल्तान में, और उन्होंने फ्रॉड करने वाले टैक्स पेयर्स को पकड़ा भी है, उठाया भी है, और उनसे पूछ भी की है, लेकिन छोड़ दिया अभी इस लेवल पे। अभी मेरे ख्याल में उनके पास क्या वजह है कि क्यों नहीं उनको पकड़ के एफआईआर की जा रही। ऐसे लोगों पे तो एफआईआर करें। जब आपको कंफर्म हो गया है जी कि वो फ्रॉड कर रहा है तो उस पर एफआईआर करें, उसको गिरफ्तार होना चाहिए जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। और सेक्शन 25 और 11 का तो फौरी तौर पर नोटिस निकल जाना चाहिए। लेकिन जितने केसेस आपने आज से 4-5 महीने, नवंबर के महीने से ये काम शुरू हुआ, जितने केसेस आपने बंद किए हैं, अब उनको इतनी जल्दी में आप लोगों ने बंद किया है, उसमें वायलेशन ऑफ लॉज किए हैं, उसका फ़ायदा रहे क्रिमिनल लोग ले रहे हैं, और अदालतों में जाकर वो फैसले लेके आ जाते हैं कि इसको बहाल किया जाए। अब जब वो बहाल हो गया है तो कमिश्नर ने तो
हमारे अपना ट्रिब्यूनल रेवेन्यू और हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंटरटेन करना है, उसने ऑनर करनी है, लेकिन वो फ्रॉड, क्योंकि फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 हर शख्स का राइट है। और फ्रॉड वाले क्या कर रहे हैं कि वो एक अपील की और ऑर्डर ले लिया कि जी मेरा फेयर ट्रायल नहीं हुआ, मुझे शो काज नहीं हुआ, क्योंकि इमरान अली लुब्रिकेंट बड़ा क्लियर फैसला है जी कि बगैर शो काज के आपको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब फेयर ट्रायल की बेस पे जब आपके ख़िलाफ़ आप ट्रिब्यूनल से गए और आप इंसाफ आपने अपने लिए रिस्टोरेशन के ऑर्डर करवा लिए, सस्पेंशन ऑर्डर रहा, आपका ब्लैक लिस्ट ऑर्डर फील्ड में मजीद नहीं रहा और कमिश्नर को खोलना पड़ता है, तो रूल आपके कहते हैं जी कि आपने सस्पेंड करने के फ़ौरन बाद सेक्शन 11 का नोटिस भी देना है। ये रूल 12B के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपने सेक्शन 11 की कार्रवाई फौरी करनी है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जी कि पूरे पाकिस्तान में सस्पेंड और ब्लैक लिस्ट तो कर दिया जाता है, अदालती हुक्म के बाद उसको रिस्टोर भी कर दिया जाता है, लेकिन सेक्शन 11 की या सेक्शन 25 की कार्रवाई बहुत कम केसों में देखने को मिली है। मैक्सिमम इन तमाम केसों को जिनको सस्पेंड किया गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया है, एक तो उस पर आपने प्रोसेस ऑफ लॉ को पूरा नहीं किया और दूसरे नंबर पे आपने ना सेक्शन 25 की ऑडिट में सेलेक्ट किया है, ना सेक्शन 11 में उसको शो काज किया है कि आपके खिलाफ ये डिमांड बनती है आप जमा कराएं। तो अगर आप इस तरह कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में डेटरेंस कैसे होगी? जो फ्रॉड कर रहा है वो तो फिर फ्रॉड करता रहेगा। तो इस डेटरेंस को बढ़ाने के लिए, अपने रिट कायम करने के लिए एफबीआर को फौरी तौर पर इन लोगों को पकड़ना है और पकड़ने के लिए कम से कम जिसको बहाल कर दिया है उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करके सेक्शन 25 में ऑडिट में सिलेक्शन करके सेक्शन 38 को ज़रा उसको दफ्तर के बाहर टीम बिठा के चेक तो कर लो कि क्या इतना कारोबार उसका है भी, क्या वो जो करोड़ों रुपए का, ठीक है आज आपने इनको रोक दिया है कि 5 टाइम से ज़्यादा वो अपनी सेल नहीं दिखा सकता, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि उस वक्त कैपिटल भी वो और लिएबिलिटीज़ भी लाखों में दिखा रहे हैं ताकि जितनी उनकी सेल है ये फेक डिक्लेयर करके मीन वाइल वो बेनिफिट ले रहे हैं और इस बेनिफिट को आपने रोकना है। एफबीआर को हमने लेटर इसीलिए लिखा है कि इसको रोके, इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें फौरी तौर पर। जो पाकिस्तान से बाहर से रिटर्न रिक्वेस्ट जमा हो रही है आपके पास और पाकिस्तान से बाहर से जो लोग आईपी इस्तेमाल करते हैं बैठे पाकिस्तान में, लेकिन वो फ्रॉड तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं और पाकिस्तान के बाहर से ऐसा लगता है कि ऐसे कोई किसी मुल्क से वो रिटर्न जमा हुई है, तो ऐसी रिटर्नों को तो फौरी तौर पर उनको नोटिस देकर सेक्शन 11 की कार्रवाई करें ताकि कम से कम आइंदा फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप पीछे तो आप जा नहीं सकते। उस शख्स के पास आप जाएंगे, उसको पकड़ेंगे तो वो कहेगा जी कि मेरे पास तो आज से साल पहले कुछ शख्स आए थे और 50,000 दे के मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मेरी हेल्प करने के बहाने मुझसे थम ले गए थे। तो अब आगे के लिए तो रोकें और कम से कम ऐसे गैंगस्टर्स जिन्होंने अगर अपने आईपी एड्रेस, क्योंकि जो पाकिस्तानी आईपी एड्रेस है वो तो ट्रेसेबल है। अब हर शख्स तो इतना समझदार नहीं है, अगर 100 बंदे हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि 20 ने अपने एक्चुअल आईपी एड्रेस से काम किया हो। कम से कम इनको तो आप पकड़ें। आईपी एड्रेस आपके पास मौजूद है, सेक्शन 11 का आपके पास हथियार मौजूद है, 38 का हथियार मौजूद है, 25 का मौजूद है, लेकिन अब भी तगड़े लोग ओपन फिर रहे हैं, इनको कोई पकड़ा नहीं जा रहा। वही पकड़ा जा रहा जो खुद इनके हाथ में आ जाए। अदरवाइज़ एफबीआर की कोई कोशिश नहीं है कि जी के पाकिस्तान में जितना इन्होंने नुकसान पहुँचाया है उसकी रिकवरी हो सके। इसके साथ ही मैं अपने तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा मुल्तान टैक्स बार की लेटर को अप्रिशिएट करने का और हमें नेक तमन्नाओं का अपनी दुआ में याद रखने का बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से वसलाम और अल्लाह साहब हम सब का निगहबान हो, हमारे मुल्क पर हमेशा ये सब हलाली परचम लहराता रहे और हम जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, तो अल्लाह करे हमारे हुक्मरान थोड़ा सा सोच लें और अगर कोई आईटी एक्सपर्ट को हायर कर लें तो हम इससे इन चीज़ों को अपने नुकसान को बचा सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।